गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न देखेंगे पूरी डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 नए ICMR के जो लैब हैं उनकी लॉन्चिंग की गई है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब देखिए कौन कौन से शहरों में दोस्तों, ये 3 शहर हैं, मुंबई, कलकत्ता और नोएडा में। अब देखिए इन 3 शहरों में लॉन्च करने के बाद एक दिन में 10,000 से अधिक टेस्टिंग की जाएगी इन लैबों के माध्यम से। अब देखिए भारत में प्रेजेंट टाइम पर एक दिन में 5 लाख कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन 5 लाख से बढ़ा करके भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको 10 लाख प्रतिदिन कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, जो 3 लैब खोले गए हैं भविष्य में केवल कोरोना की टेस्ट नहीं करेंगे, जितनी भी बीमारी होती हैं जैसे में हेपेटाइटिस B, C, HIV, डेंगू, दोस्तों जितने भी अन्य बीमारी होती हैं उनका भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा बहुत आसान तरीके से। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पे जो कोरोना है, कोविड-19 है, उसके कौन से टेस्ट किए जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, तो जो RT-PCR टेस्ट होता है और एंटीजन टेस्ट होता है, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे। अब देखिए एक प्रश्न बनता है कि जो RT-PCR है इसका फुल फॉर्म क्या हो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इस जो RT-PCR है जो कोरोना का टेस्टिंग नाम है। ओके, अब हम जानेंगे दोस्तों ICMR के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये तीनों इसी की लैब हैं। ओके, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में और इसका दोस्तों नाम बदलकर ICMR की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कब किया गया? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। अब देखिए दोस्तों, इससे एक प्रश्न तो कंफर्म ही पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा ये लाइट में रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा भी हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसलिए आप इसको सही से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अब भी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगी तो अब भी डिसलाइक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो सौंपे गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। कब सौंपे गए? तो इसी महीने 27 जुलाई 2020 को दोस्तों। कहां से? तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूरी रेलवे के गेड़े रेलवे स्टेशन से इसको भेजा गया और बांग्लादेश सरकार की तरफ से दर्शना रेलवे स्टेशन पर इन 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजनों को रिसीव कर लिया गया। अब देखिए दोस्तों, ये ब्रॉडगेज के इंजन होते हैं। अब देखिए जो ब्रॉड गेज है ये रेलवे गेज का भाग होता है। जो रेलवे गेज क्या है? तो किसी रेल मार्ग पर 2 पटरियों के मध्य के बीच की दूरी को हम रेल गेज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो रेल गेज है इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके मुख्य तौर पर दोस्तों भाग होते हैं ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अब देखिए जो आमतौर पर जो हम रेल देखते हैं वो ब्रॉड गेज वाले जो पटरी होती है उसके ऊपर चलती है दोस्तों। अब देखिए इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2 पटरियों के बीच की दूरी? तो 1676 mm यानी कि 5 फीट 6 इंच की। ओके, अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड गेज की है इसके ऊपर चलती है जो हमारी मेट्रो है वो चलती है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फीट और 8.5 इंच। ओके दोस्तों, अब देखिए तीसरा कौन सा है? मीटर गेज। इसकी कितनी दूरी होती है बीच की? तो 1000 mm। और फिर आता है नैरो गेज, ये 762 mm दोस्तों, और दूसरा नैरो गेज होता है 610 mm। आप देखिए जो नैरो गेज में कौन सी ट्रेनें चलती है? जो पहाड़ों पर दोस्तों ट्रेनें चलती हैं, जैसे में शिमला में जो ट्रेनें चलती हैं दोस्तों वो नैरो गेज की पटरी पर ट्रेनें चलती हैं दोस्तों। आपने इसके बारे में इतना देखा और दोस्तों बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में दोस्तों। जो बांग्लादेश इसकी राजधानी का है तो ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और मुद्रा चलती है वहाँ पर टका। और दोस्तों हमारे ये पड़ोसी देश है। ओके, अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया गया ऑप्शन नंबर यानी कि मौसम नाम के मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो भारत के प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री वो हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। उन्होंने इसको लॉन्च करने का
काम किया। अब देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 2007 को, और इसीलिए अब की बार यानी कि 2020 में ये अपना 14वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब देखिए, जो मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है इसको अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने डिजाइन किया और इसको विकसित दोनों करने का काम किया। अब देखिए दोस्तों, जो मौसम नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है ये जो मौसम की जानकारी होगी, जैसे में जो भी समुद्र में लहरें उठती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, चक्रवात आ जाती हैं, उसकी जानकारी देने का काम करेगा। और ये भारत में दुनिया के सबसे अधिक मौसम सेवा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है और इसमें लगभग 200 शहरों के लिए तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के साथ वर्तमान में मौसम की क्या स्थिति है वो बताने का काम करेगा। और इस ऐप पर जो जानकारी है एक दिन में 8 बार अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और भारत के लगभग 450 शहरों के लिए पिछले 24 घंटों की दोस्तों जो मौसम की जानकारी है उसको देने का काम करेगा। और इसमें चेतावनी 3 घंटे की देने की सुविधा है। किसी की चेतावनी तो प्रेजेंट टाइम पे कोई चक्रवात आने वाला हो गया, कोई बाढ़ आने वाला होगा दोस्तों, उसकी जानकारी देने का काम करेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने एम फ्लो नाम का मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च किया था। किस लिए? तो मुंबई में दोस्तों जो बाढ़ आती है उसकी चेतावनी देने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दोस्तों जो उमंग नाम का ऐप है दोस्तों, उस पर जो मौसम की जानकारी है उसको भी दिया जाएगा। अब देखिए, जो उमंग है उसका दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या हो दोस्तों, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं की तरफ से। अब देखिए, जो ये डिवाइस है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वैली बैंड। क्या? वैली बैंड नाम का दोस्तों ये डिवाइस है और इस बैंड को हाथों पर बांधा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको विकसित किया है क्वालिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। अब देखिए दोस्तों, ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों, इस बैंड को अपने हाथों पर बांधना होता है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति इस बैंड को बांधा हुआ होगा, अगर वो दोस्तों पास में आएगा यानी कि 3 फीट की दूरी तक आ गया है, तो ये जिस व्यक्ति ने बांधा हुआ होगा उसको वाइब्रेट करेगा, अलार्म बजाएगा दोस्तों, बजर बजाएगा और बताएगा कि इस बैंड को बांधा हुआ कोई व्यक्ति हमारे आसपास आ गया है, वो वहाँ पर दूरी बना ले जाए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना लिया जा दोस्तों, ठीक है। ये जानकारी देने का ये काम करेगा। ओके, अब हम देखें दोस्तों अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। जीवान 3 किस देश का उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह है? तो देश ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन, और चीन ने इसको इसी महीने 25 जुलाई 2020 को छोड़ने का काम किया, जिसे चीन एकेडमिक ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया और उत्तरी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4B वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया और इस रॉकेट की तरफ से ये 341वीं उड़ान थी। अब देखिए दोस्तों, जो जीवान 3 नाम का जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है दोस्तों, ये काम क्या करेगा दोस्तों? ये काम करेगा नेटवर्क के क्षेत्र में, यानी कि अब ज़्यादा अच्छी नेटवर्क हो जाएगी चीन में। जो 3D फोटो होती है, 3D वीडियो होती है दोस्तों, उसको भी खींचने का ये काम करेगा, ठीक है। इस क्षेत्र के लिए भी इसको भेजा गया और इसी के साथ जो देश की भूमि है उसकी दोस्तों जांच करेगा, प्राकृतिक आपदा जो होगी उसकी जानकारी देगा, कृषि के विकास के लिए अपना योगदान देने वाला है और जल संसाधन प्रबंधन है दोस्तों, उसकी भी अच्छी जानकारी देने वाला है जीवान 3 नाम का मैपिंग उपग्रह दोस्तों। अब देखिए, चीन ने कुछ दिन पहले ही लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को अंतरिक्ष में दोस्तों भेजने का काम किया था और वो उसका चंद्रमा मिशन था दोस्तों, ठीक है। आपने इसके बारे में इतना देखा। अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो चीन के बारे में दोस्तों। जो चीन है उसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। प्राइम मिनिस्टर है ली केकियांग, राष्ट्रपति जी जिनपिंग और मुद्रा है युवान। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए।
भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ये ऐप है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 47 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐपों को बंद कर दिया था और दोस्तों ये 47 ऐप हैं उसी के क्लोन ऐप बताए जा रहे हैं। अब देखिए क्लोन ऐप का दोस्तों मतलब क्या होता है, दोस्तों ये इसी नाम से काम करते हैं और दोस्तों ये इसके बेटा वर्जन के होते हैं, यानी कि जो कम नेटवर्क होगा, कम प्रोसेसर होगा दोस्तों, तो उसमें भी ये काम कर जाएंगे बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए इन क्लोन ऐपों को भी दोस्तों चुना गया और इनको बैन कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। और दोस्तों इसकी भारत सरकार ने अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है और दोस्तों जी जानकारी बताई जा रही है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताई जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने 257 नए ऐपों को भी अपनी लिस्ट में जारी किया और इसमें देखा जा रहा है कि ये कोई गोपनीयता की जो जानकारी होती है वो किसी के साथ साझा कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका हनन तो नहीं कर रही दोस्तों। अगर को जो भी करते हुए पाई जाएंगी उनको बैन कर दिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इस ऐपों में कहा जा रहा है कि जो 47 जो ऐप हैं इसमें पबजी नाम की जो दोस्तों जो मोबाइल गेम है उसको भी इसमें रखा गया, ठीक है। अब देखिए 89 जो ऐप हैं इसको जो भारतीय सेना ने उसने भी दोस्तों इसमें बंद कर दिया था, जिसमें से फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया दोस्तों और पबजी गेम पहले से दोस्तों इसके लिस्ट में आ गई थी। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न किस नंबर के लिए, तो 7 नंबर के लिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने नौकरी चाहने वालों नियोक्ताओं के लिए रोजगार बाजार नाम से एक तो मुफ्त वेबसाइट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वेबसाइट पोर्टल को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्होंने 27 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया। अब देखिए रोजगार बाजार नाम की जो दोस्तों वेबसाइट है उसका लिंक क्या है, तो jobs.delhi.gov.com नाम के दोस्तों लिंक है, वहां पर जा करके हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य है दिल्ली में अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना। अब देखिए दोस्तों जो ये वेबसाइट है इसमें जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब देना चाहता है दोनों व्यक्ति जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है बिल्कुल फ्री में, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई सा भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या क्या अपडेट करना होगा दोस्तों, तो अपनी योग्यता, कितना अनुभव है, कितना किसी को पैसा चाहिए और किस क्षेत्र में नौकरी करना चाहता है दोस्तों, वो सारी की सारी जानकारी उसमें दे सकता है, ठीक है। और कंपनियों की तरफ से जो जॉब देने वाली कंपनी होगी वो इसके माध्यम से जॉब देने का काम करेंगे। अब हम जाएंगे दोस्तों लखनऊ नगर निगम द्वारा चौका चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया। दोस्तों रखा गया ऑप्शन नंबर से, इनकी लालजी टंडन के नाम पर जो लखनऊ नगर निगम की तरफ से चौका चौराहा सड़क का नाम रखा गया। अब देखिए दोस्तों जो सड़क है ये लखनऊ से लेकर हरदोई तक जाती है दोस्तों। अब इसके अलावा एक क्रॉसिंग चौक चौराहा है उसका भी नाम इस लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये हैं कौन, तो ये जब इनकी मृत्यु हुई कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, तब प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे और इनकी मृत्यु एक निजी अस्पताल में लखनऊ में दोस्तों हो गई थी, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वही गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। द इंडिया वे स्टेटिस फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक के भारत के प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इस पुस्तक को हॉपर कलिंग्स इंडिया पब्लिकेशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस पुस्तक में विशेष तौर पर जो विदेश नीति के दोस्तों जो बोझ हैं 3 बोझ उनके बारे में विशेष तौर पर एस जयशंकर की तरफ से लिखा गया। अब देखिए दोस्तों ये बोझ कौन से हैं, तो पहला बोझ हो गया विभाजन का बोझ, ठीक है, दूसरा बोझ हो गया आर्थिक सुधार का बोझ और तीसरा बोझ हो गया परमाणु विकल्प का बोझ। अब देखिए दोस्तों जो विभाजन का बोझ है वो कब भारत में पड़ा था, तो 1947 में। अब देखिए दोस्तों जो आर्थिक यानी कि पैसे का बोझ कब पड़ा, तो जब भारत अलग हुआ दोस्तों तब 1947 के बाद उसके पास पैसे नहीं थे किसी भी चीज़ को दोस्तों करने के लिए और उसके बाद भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, वो एक बोझ पड़ा। और उसके बाद जो परमाणु का दोस्तों जो टेस्टिंग करना था भारत को, पहली टेस्टिंग 1974 में कर रहा था भारत, तब वो असफल रहा था, तो उस कारण दोस्तों ये बोझ पड़ा था विदेश नीति पर बहुत अच्छे तौर पर और इसी के बारे में एस जयशंकर की तरफ से इसमें बहुत लिखा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, जब ये बीमारी हो जाएगी तो इसका असर क्या दिखाएगी शरीर पर? तो जो यकृत होता है उसमें सूजन हो जाएगा और यकृत का दोस्तों कैंसर हो जाएगा इस बीमारी के होने के बाद में। अब देखिए अब की बार यानी कि 2020 की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या है दोस्तों? थीम है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। क्या? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। और अब की बार इसमें विशेष तौर पर जो माताएं होती हैं और जो नवजात शिशु होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ऐसा भी दोस्तों प्रश्न बनता है। दोस्तों इसको इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वैज्ञानिक डॉक्टर बारूद बलगर्म, उनका ये जन्मदिन 28 जुलाई की है और इन्होंने ही इसका जो टीका होता है, जो इसका जो टेस्टिंग होता है उसको खोजने का काम किया था। अब देखिए मुख्य तौर पर जो हेपेटाइटिस होता है किन टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई दोस्तों। अब देखिए मुख्य तौर पर अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एक साथ दोस्तों हो जाए तो अधिकतर केसों में उन व्यक्तियों की मौत ही हो जाती है। ओके, अब देखें दोस्तों आपने इसके बारे में डिटेल में, मुझे विश्वास है कि आपको सही से समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने क्या पूछा था कि हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? दोस्तों आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान में रखी गई। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने है? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, भोला शंकर, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, राजीव रंजन, अमन कुमार और आदित्य मोटकर, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न, किस राज्य ने 29.53 वर्ग किलोमीटर तिलारी वन क्षेत्र, डोडा मार्ग और सावंतवाड़ी रेंज को रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया? दोस्तों कौन सा राज्य है और तीनों जगह कहां पर आते हैं आपको ये भी पता होगा दोस्तों, तब भी आप बता देंगे। ठीक है, और जितना भी आपको पता होगा दोस्तों पूरे के पूरे डिटेल में लिख दीजिएगा। और कौन से असम के ऐसे क्षेत्र हैं दोस्तों उसको प्रेजेंट टाइम पर रिजर्व क्षेत्र के रूप में दोस्तों कुछ हाल में घोषित किया गया, उसके बारे में भी आप बताइएगा। ओके, आपको वीडियो कैसी लगती है उसकी पूरी जानकारी दोस्तों हमें दीजिएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।